इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान ने आज भारत से औपचारिक तौर पर संपर्क किया। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। भारत और तालिबान के बीच पहली आधिकारिक बातचीत हुई है। दोहा में भारतीय दूतावास में, यानी भारतीय झंडे के नीचे, तालिबान के नेता अब्बास तानिकज़ई भारत के राजदूत से मिलने के लिए आए। भारत के राजदूत दीपक बित्तल से तालिबान के नेता ने मुलाकात की है और इस बातचीत में भारत ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद या भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। तालिबान के नेता अब्बास तानिकज़ई ने भारत को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी बात हुई। अफगान के नागरिकों और खास तौर पर वहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भारत आना चाहें या अफगानिस्तान से ट्रैवल करना चाहें बाहर, तो उनको इजाजत मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें हुई हैं तालिबान के नेता और भारत के राजदूत के बीच में दोहा में भारतीय दूतावास के अंदर। इस खबर पर और डिटेल्स हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास है। विजय लक्ष्मी, बहुत बड़ी खबर है इस बातचीत। सबसे बड़ी बात तो ये बताइए कि इस बातचीत की शुरुआत या इसकी पहल तालिबान की तरफ से हुई या भारत की तरफ से? देखिए सौरभ, जैसा आपने बताया कि ये पहला एंगेजमेंट है, किसी तरह का पहला फॉर्मल एंगेजमेंट है भारत और तालिबान के जो नेता हैं उनके बीच में, और इसकी शुरुआत, इसकी पहल जो है वो तालिबान की तरफ से की गई। तालिबान की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भारत में, जो कतर में भारत का दूतावास है, वहां पर मुलाकात करना चाहते हैं। उसके बाद जो भारत के राजदूत हैं कतर में, दोहा में ये मुलाकात हुई। दीपक बित्तल भारत के राजदूत हैं वहां पर, और तालिबान के जो पॉलिटिकल हेड है कतर में, उनके शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई, ये वहां पर मुलाकात के लिए भारतीय दूतावास में ये मुलाकात हुई। सौरभ, ये बड़ी अहम बात है। और इसके अलावा 3 मुद्दे जो हैं वो भारत की तरफ से उठाए गए। भारत की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो सकुशल वापस अपने वतन आ सकें। दूसरा, माइनॉरिटीज भी अगर अफगानिस्तान से भारत आना चाहती हैं तो उनको भी आने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तीसरा, भारत ने कहा कि भारत अफगानिस्तान का जो जमीन है उसका इस्तेमाल किसी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ना हो। इस बात का जो एश्योरेंस है वो तालिबान की लीडरशिप उनको दे। तालिबान की लीडरशिप ने कहा कि वो तमाम चीजों पर जो है वो पॉजिटिवली काम करेंगे। इस तरह का एश्योरेंस जो है वो तालिबान की लीडरशिप के द्वारा भारतीय राजदूत को दी गई। तो बड़ी बात कि पहली ये जो मीटिंग थी ये तालिबान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, और उसके बाद भारत का जो दूतावास है कतर में, दोहा में, वहां पर ये मुलाकात हुई, जहां भारत के राजदूत से मिलने के लिए तालिबान के जो वहां के पॉलिटिकल हेड हैं कतर के, वो भारतीय दूतावास में आए, जो दोहा में दूतावास है, और वहां पर मुलाकात हुई। और भारत ने 2 टूक शब्दों में अपनी बात कही कि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए किया जाए। और साथ ही भारत ये भी चाहता है कि उसके नागरिक और कोई माइनॉरिटी से भी अगर अफगानिस्तान से भारत आना चाहता है, शरण लेना चाहता है, तो उसको आने के लिए फैसिलिटेशन जो है वो ठीक तरीके से तालिबान की लीडरशिप इंश्योर करे। विजय लक्ष्मी, आप बनी रही है हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, आपको बहुत बड़ी खबर इस वक्त की विस्तार से बता रही हैं कि दोहा में भारतीय राजदूत की मुलाकात तालिबान के पॉलिटिकल हेड से हुई है, तानिकज़ई जिनका नाम है, और ये भारतीय दूतावास से मुलाकात हुई। तालिबान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है भारत की इन मांगों पर, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान से भारत की औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू हुई है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के पहल पर तालिबान के जो पॉलिटिकल ऑफिस के हेड हैं दोहा के, उन्होंने भारत के राजदूत दीपक मित्तल से भारतीय दूतावास में जाकर मुलाकात की है। तालिबान के नेता तानिकज़ई ने भारत के राजदूत से मुलाकात की, जहां पर भारत की तरफ से मांगे उठाई गई उनके सामने। और साफ तौर पर सबसे पहले तो यह कहा गया कि अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय अभी भी बाकी हैं, फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित तौर पर बाहर निकलने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, अगर वो भारत आना चाहती हैं या कोई और अफगान नागरिक, तो उनको भी आने दिया जाए। और इसके अलावा यह भी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी वारदात के लिए या खतरे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। विजय लक्ष्मी इस खबर पर हमारे साथ हैं। विजय, पहले यह कहा जा रहा था, अभी तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो खूब की अफगान जनता के लिए, कई बिलियन डॉलर लगाए, लेकिन तालिबान के आने के बाद हमारा कोई लेवरेज नहीं रह गया है, क्योंकि हमारा कोई संपर्क ही नहीं है तालिबान के साथ। तो आपको लगता है कि अब ये शुरुआत हो गई है?
देखिए सौरभ, क्योंकि अब ये बात तो तय है कि वहां पर अब अगला शासन, अगली सरकार जो है वो तालिबान की होगी, तो उनसे एंगेज करना, क्योंकि हमारे वहां पर 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, वहां की पार्लियामेंट हमने बनाई है। इसके अलावा भी तमाम तरह के, क्योंकि आपका नेबरिंग कंट्री है, आपका बॉर्डर वहां पर है, तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको देख करके चलनी पड़ती हैं जब इस तरह की चीजें होती हैं। और ये शुरुआत हो गई है एक तरीके से, हालांकि तालिबान की तरफ से इसकी रिक्वेस्ट की गई और फिर तालिबान के नुमाइंदे जो है वो भारतीय दूतावास में पहुंचे और वहां पर ही ये मुलाकात जो है ये दोनों के बीच में हुई। लेकिन ये मुलाकात सौरभ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि मुलाकात 24 घंटे का कोई डेवलपमेंट है। इसके पीछे जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे हमने सुबह भी अपने दर्शकों को बताया था कि एक ग्रुप उन्होंने बनाया है जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिसमें NSA हैं और तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो तमाम लगातार चीजों की मॉनिटरिंग जो है वो टॉप लेवल पर हो रही थी और ये एंगेजमेंट तो होना था, क्योंकि आपको अपने नागरिकों की सेफ और सुरक्षित वापसी इंश्योर करनी है, आपको बाकी चीजें भी देखनी है और आपको एंगेज इसलिए भी करना पड़ेगा, बातचीत इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि अफगानिस्तान का जिस तरह से पीछे हमने देखा पास्ट में कि किस तरह से वहां पर रह करके एंटी इंडिया एक्टिविटी हुई और तमाम तरह के टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फले फूले। तो ऐसे में भारत इंश्योर करना चाहता है कि इस बार जब तालिबान का शासन वहां पर आए तो अपनी तरफ से तमाम बातें जो है वो तो हम ये कह सकते हैं विजयलक्ष्मी की, जैसा आपने कहा, इसके पीछे भी बहुत कुछ हुआ होगा और ऐसा नहीं कि अचानक से आज का दिन आ गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर खुलकर और इसको पब्लिक करके कि भारत और तालिबान के बीच बातचीत हुई, यह शायद पहला अवसर है, पहला मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका। और इसी मुद्दे पर आज का कुरुक्षेत्र भी होगा। हमारे साथ कई मेहमान होंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विवेक काटजू जो कि बहुत सीनियर डिप्लोमैट हैं, राजनयिक हैं, अब्दुल बासित पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं, भारत में हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और सुरक्षा की दृष्टि से इन सारे मामलों को आपको समझाने के लिए हमारे साथ होंगे। तो एक बड़ी खबर हमने आपको बताई कि दोहा में तालिबान के कहने पर भारत के राजदूत और तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात हुई। इसे भारत की और तालिबान की पहली औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहां से जो शुरुआत हुई है इसको कहां तक ले जाने की कोशिश है, इस पर आज हम बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में भारत की दो प्रमुख मांगे हैं। भारत के नागरिक, माइनॉरिटीज और जो अफगान भारत आना चाहते हैं उनको आने दिया जाए, उनको पूरी सुरक्षा तालिबान देगा। और दूसरी सबसे अहम मांग यह है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में नहीं किया जाए। अब इस पर तालिबान का क्या रुख होगा, आज कुरुक्षेत्र का मुद्दा यही है। सारे मेहमानों के साथ लौटेंगे। मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक काटजू जी, वरिष्ठ राजनयिक है भारत के। काटजू साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ अब्दुल बासित साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, जो कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। बासित साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसनैन साहब, आपका भी मोस्ट वेलकम। और मैं बता दूं कि सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य, वो भी हमें बस चंद पलों में ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर काटजू साहब अभी हमने दी दर्शकों को, आप तक भी पहुंची होगी कि भारत की ऑफिशियल एंगेजमेंट तालिबान के साथ दोहा में हुई है, हमारी एम्बेसी के अंदर। और बड़ी बात यह बताई जा रही है कि तालिबान की पहल पर हुई। आपने काफी कुछ लिखा है, कहा है अफगानिस्तान के हालात पर और भारत के ऑप्शंस पर, तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं इस डेवलपमेंट का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। मुझे लगता है ये डेवलपमेंट बहुत पहले हो जानी चाहिए। मैं वो पढ़ रहा हूं जो प्रेस रिलीज भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इशू करी है, और उसमें जैसे आपने फरमाया है, इसमें सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट दिखता है वो ये कि ये मीटिंग जो है ये भारत के दूतावास में हुई है, भारत के सफारत खाने में। इससे ये साफ जाहिर है कि तालिबान भी चाहता है कि भारत से उसके रिश्ते हों और रिश्ते अच्छे। अब तालिबान की जो मानसिकता है, जो उनकी जहनियत है, वो भारत के जो सिद्धांत हैं उनसे बिल्कुल विपरीत है। भारत को ये भी देखना है कि तालिबान का रवैया क्या और उनकी नीतियां जो है वो क्या 1990 के दशक की नीतियां होंगी या वो अब भिन्न होंगी। मुझे लगता है कि इसमें उनको अब समझाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल होगा। बासित साहब यहाँ बैठे हैं। बासित साहब इस पूरे इलाके के बहुत बड़े जानकार हैं और वो ये मानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को सफलता हुई तालिबान का की सहायता, चाहे बासित साहब माने या ना माने, ये दुनिया जानती है कि तालिबान की पूर्ण रूप से सहायता
अब पाकिस्तान ने की और जिसकी वजह से उनको ये कामयाबी मिली। जी काटजू साहब आपने जो लेकिन शुरुआत में बात कही, एक शब्द कहने दे जी, एक शब्द कहने दे जी। अब इस कामयाबी के बाद जो पाकिस्तान और तालिबान को मिली है, अब मेरा मानना है कि पूर्ण जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि वो तालिबान को ठीक रास्ते पे ले जाए, कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू जो है उनका सम्मान करे। ठीक, नहीं तो फिर आगे वाला आने वाला वक्त बहुत मुश्किल का वक्त। ठीक, काटजू साहब आपने जो शुरुआत में कहा कि आप इसका बहुत स्वागत करते हैं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो आज हुआ है, मैं यही बात सुधांशु त्रिवेदी जी के पास ले जाना चाहता हूं। आपने काटजू जी की बात सुनी होगी। सुधांशु जी, पहले स्वागत आपका। और भारत की तरफ से पहली ऑफिशियल एंगेजमेंट, पहले जो मुलाकातें हुई होंगी उनका ब्यौरा कभी जारी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा है कि एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जैसा कि अभी काटजू जी ने भी बताया और भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि यह एक भेंट हुई है जो कि तालिबान की तरफ से पहल पे हुई। आपको ध्यान हो, कल भी इस विषय के ऊपर बयान आया था कि वो चाह रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों। फिर सूत्रों के माध्यम से भी खबर आई थी कि वो भारत में किसी प्रकार की चीज का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। और अब दूसरा पक्ष है कि हम क्यों बात करने में इंटरेस्ट लें। पहली बात, उन्होंने पहल की, मगर हमारा भी उसमें इंटरेस्ट ये है कि कई भारतीय जो अभी भी वहां पर हैं, अब तो चूंकि पूर्णतः उनका वहां के सत्ता संस्थान पर नियंत्रण हो गया है, उनके पावर एस्टेब्लिशमेंट पर पूरा कंट्रोल हो गया है अमेरिका के चले जाने के बाद। तो यदि अब उन भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करानी है तो कहीं ना कहीं भारत को इस विषय के ऊपर बातचीत करनी होगी। 200 के लगभग हिंदू और सिख जो कि अफगानी नागरिक हैं, जिनको कि तालिबान ने वहां से ले जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, यदि उनको सुरक्षित यहां पे लाना है तो उसके लिए भी किसी न किसी प्रकार की वार्ता करनी होगी। तो कुछ कंसर्न्स हमारे भी हैं और एक लार्जर कंसर्न जिसकी तरफ काटजू जी इशारा कर रहे थे कि हमारा जो इस जियो स्ट्रेटेजिक एक अस्थिरता उत्पन्न हुई है हमारे पड़ोस में, उसका दुष्प्रभाव भारत के ऊपर न पड़े, यह भी हमारा एक कंसर्न है। तो एक तरफ तो हम अपनी सीमा पर मैनुअल और टेक्नोलॉजिकल दोनों प्रकार की सर्विलेंस को भी सुदृढ़ करेंगे और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि यथासंभव किसी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाइयां न होने पाए जिसमें कि भारत के अंदर किसी प्रकार की अस्थिरता या अशांति को बढ़ावा दिया जा सके। तो सुधांशु जी, सरकार जो है अपने तौर पर काम करती है, वो तौर तरीके होते हैं जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देख करके बहुत कुछ हो रहा होगा जिसकी जानकारी भी हमें नहीं होगी, लेकिन सवाल मूल प्रश्न ये है कि हमारा रवैया तालिबान के प्रति क्या है इस वक्त। जो पीछे 90 के दशक में सरकार बनी थी, भारत ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं था। ये आज इस बार हो रहा है ऐसा, तो हम अफगानिस्तान की इस नई सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। पहले तो हम करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो वहां आ गए, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ, पहली बात, आज की डेट में वो सत्ता पे काबिज हैं, परंतु अभी इस वार्ता का कोई यह अर्थ नहीं है कि भारत सरकार ने मान्यता दे दी है वहां की सरकार को। ठीक, हमने एक वार्ता की उनके पहल पे, कई देशों ने की है, परंतु अभी तक भारत सरकार ने किसी प्रकार की कोई मान्यता तालिबान की सरकार को दी है, इस वार्ता का यह अर्थ नहीं। आपने बड़ी स्पष्ट बात कह दी। मैं अब जाना चाहता हूं बासित साहब के पास, आपका नाम लेकर के आपसे कुछ गुजारिश की थी अभी काटजू साहब ने, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए दुनिया के सामने दो ही सवाल हैं। अभी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें दो बड़ी मांगे थी। एक तो पाकिस्तान का इस्तेमाल आतंकी वारदातों, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान का आतंकी वारदातों के लिए ना हो, टेरर के लिए ना हो, टेररिस्ट को वहां शरण ना मिले, शय ना मिले, और इसके अलावा किसी और देश को खतरा नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान से। दूसरी बात यह है कि वहां जो माइनॉरिटीज हैं, अलग एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी न हो। तो इसमें काटजू साहब ने यह फरमाया कि पाकिस्तान ही यह करवा सकता है तालिबान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया जो इस वक्त शो में है। देखिए, जहां तक अब अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान की जो इस वक्त तालिबान चूंकि वो आ गए हैं, तो उनके साथ सिर्फ पाकिस्तान ही इंगेज नहीं हो रहा, बल्कि रूस, चाइना, कतर, अमेरिका, ये तमाम ममालिक अब इंगेज कर रहे हैं उनके साथ। और चलें, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, मुझे इससे भी खुशी है कि भारत और
तालिबान के दरमियान भी एक कॉन्टैक्ट हो गया है दोहा में। तो ये भी खुशाइन बात है एक लिहाज से कि इससे ये भी मदद मिलेगी कि आप भी तालिबान का जो नुक्ता नज़र है वो भी समझने में आसानी हो जाती है जब कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से क्लियर नहीं होती। तो इस लिहाज से अब देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है और हम UN रेजोल्यूशन की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी मुल्क के खिलाफ भी दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने खुद भी सफ़र किया है। TTP से लेकर आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ले लीजिए, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी ले लीजिए, तमाम जो जितने भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं। तो इससे कोई शख्स या कोई मुल्क भी इस चीज़ से तो इनकार नहीं कर सकता कि तालिबान पे बड़ी हैवी जिम्मेदारी आन पड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो किस तरह अपने आप पूरा अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखते हैं, किस तरह गवर्नेंस देते हैं, जो बातें वो कह रहे हैं आया उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। ये तमाम जितने भी ममालिक, हम सबका ये बुनियादी कंसर्न है इस वक्त। और हम उम्मीद करते हैं कि बासित साहब, ये तो आपने जो अभी बात कही, ये तो जैसा आपने कहा एक बुनियादी बात है, ये एक प्रिंसिपल की बात है जो हर आदमी कहेगा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। सवाल हकीकत का है, और हकीकत जैसा अभी फरमा रहे थे काटजू साहब कि पाकिस्तान का और तालिबान का एक बहुत बड़ा तालमेल है, और पाकिस्तान की मदद के बगैर जो तालिबान ने अचीव किया शायद वो कर भी नहीं सकता था। अब मैं आपको दो तस्वीरें हमारे पास हैं, मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। ये सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क का, वो वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है। अब हक्कानी नेटवर्क क्या है मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं, एक प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप है, एक आतंकी संगठन है। वो काबुल एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, वो वहां पर तालिबान के लड़ाकों को एड्रेस कर रहा है। यह तस्वीर स्क्रीन पर आ गई है, ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हमको देखने को मिली है नांगरहार से, जहां पर ओसामा बिन लादेन का कभी सिक्योरिटी इंचार्ज और एक बहुत खासम खास व्यक्ति रहा अमीनुल हक, वो वहां खुलेआम घूम रहा है, वो सेल्फियां खिंचवा रहा है वहां पर। तो यह सब पाकिस्तान के रोल के बगैर मुमकिन नहीं है। ये लोग कहां से आ गए? देखिए, मसला भारत का मसला यह है कि पाकिस्तान का न जाने क्यों ऑब्सेशन है, और ये ऑब्सेशन आपको रियलिस्टिक पॉलिसी बनाने में उसमें रुकावट आ जाता है। ये देखिए, तालिबान से कांटेक्ट आपका पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को एक आप खास नज़र से देखते हैं, इसलिए मसाइल पैदा होते हैं आपके लिए। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का यकीनन असर रसूख रहा है, माजी में हमने बहुत गलतियां भी की होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये कहना कि तालिबान और हमारी थोड़े बहुत असर रसूख की वजह से ही तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक निगोशिएशंस का प्रोसेस चला है और एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अब ये कहना कि तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये मैं समझता हूं कि आप लोग ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान, देखिए, तालिबान अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में होते तो बामियान के जो मुजस्मे थे तो वो न डिस्ट्रॉय होते। अगर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में तालिबान होते तो पाकिस्तान ने तो कितना जोर लगाया था कि ओसामा बिन लादेन को हवाले कर दीजिए अमेरिका के, वो नहीं हो सका। तो थोड़ा बहुत चीजों को हकीकत, ओसामा बिन लादेन तो आपके घर में मिला बासित साहब, आप कह रहे हैं हमारा पाकिस्तान पर हक नहीं, तो आपके यहाँ मिला। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना, देखिए 90s की बात, 2001 की बात कर रहा हूँ, जब तालिबान की हुकूमत थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, बातें तो मैं भी करने को बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन कहना यह है कि चीजों को जब तक हकीकत पसंदी की निगाह से नहीं देखेंगे और हर चीज पाकिस्तान के खाते में डाल देंगे तो उससे मसाइल सुलझेंगे नहीं, बल्कि और आपके दो मेन पॉइंट्स हैं उनका जवाब लेता हूं। मैं चाहूंगा इस पर जनरल साहब रिस्पॉन्ड करें पहले, उसके बाद काटजू साहब। जनरल साहब, अभी बासित साहब ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड है, पहली बात, और दूसरी बात यह कहना कि तालिबान पाकिस्तान के काबू में है, यह गलत है। देखिए सौरभ साहब, सबसे पहले तो जो काटजू साहब ने शुरुआत की, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं, सुधांशु साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं। हम सब भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेट एंड वॉच पॉलिसी जिसको कहते हैं उसमें बैठे थे, और ये बहुत जल्दी एक निर्णय ले लिया गया है कि कम से कम और कुछ नहीं तो पेरिफेरल लेवल पे एक कांटेक्ट तालिबान के साथ हो सकता है, और उसका भी मकसद है, सही मकसद है। हमारे वहां पर माइनॉरिटीज हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें कंसर्न है, और हम नहीं चाहते कि अफगान टेरिटरी जो है तालिबान के नीचे इस वक्त जो है वो टेररिस्ट कार्रवाई के लिए इस्तेमाल की जाए।
इसके बारे में कोई दोष राय नहीं हो सकती। जहां तक अब्दुल बासित साहब का सवाल है इन चीजों के ऊपर, ऑब्सेशन, वो कहते हैं कि भारत ऑब्सेस्ड है। एम्बेसडर अब्दुल बासित जी, याद रखिए 2001 13 दिसंबर जब हमारे संसद के ऊपर हमला हुआ था, याद रखिए 26 नवंबर 2008 जब हमारे 165 लोग, हमारे नागरिक इंक्लूडिंग बहुत से फॉरेनर्स, बंबई में आप ही के लोगों के वजह से मारे गए थे, हलाक हो गए थे। मतलब इस तरह के वाकया कितने हुए हैं भारत, और सबको मालूम है कि इसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर से वहीं से शुरुआत होती है। सब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, फॉर्मली उसको नहीं एक्सेप्ट किया, फॉर्मली कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। उसकी बहुत सी वजह आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजिक अहमियत है दुनिया के लिए या अमेरिका के लिए। जहां तक तालिबान के ऊपर कंट्रोल का सवाल, पिछले 20 साल से तालिबान आप ही वहीं तो बैठा हुआ है। आपने देखा, आपने क्वेटा शोरा बनाया, आप जितनी लीडरशिप थी पूरी ये तालिबान की, वो आप ही के शहरों में आप ही के मेहमान बनके वहां पर बैठे। तो क्या मतलब मेहमान जब आएंगे तो वो अपनी कार्रवाई तो खुद करेंगे नहीं, आप काफी हद तक आपका कंट्रोल इसके ऊपर रहा है। जो कार्रवाई उन्होंने अफगानिस्तान में की है उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल रहा है, और आप उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी कहते हैं। अपनी अफगानिस्तान को तो आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं जी, ठीक। तो उसके ऊपर कंट्रोल होने के लिए आप समझते हैं कि जब तालिबान का कंट्रोल है तो पाकिस्तान का कंट्रोल है, इसके स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनी हुई है। आपकी 2 कोर साइज फोर्सेस जो है वो वहां से रिहा हो गई हैं, क्योंकि पश्चिमी बॉर्डर आप समझते हैं कि इस वक्त जो है बिल्कुल सिक्योर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान आ गया है। तो इसके ऊपर तो मैं बहुत से आर्गुमेंट्स कर सकता हूं इसके ऊपर, कहने के लिए कि पाकिस्तान का कंट्रोल तालिबान के ऊपर है, और उसकी वजह से कितना फर्क पड़ रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और आगे बढ़कर हम देखते रहेंगे कि यही मतलब आपका कहने का मतलब है कि तालिबान का जो भी रवैया आगे हमको दिखाई देता है उसमें छाप पाकिस्तान की होगी। बासित साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन काटजू साहब भी, क्योंकि आपने सबसे पहले बासित साहब का नाम लिया, आपको जवाब मिला अपनी बात का। अब देखिए, बासित साहब बहुत अनुभवी हैं, वो भी उसी पेशे में थे जिसमें मैं था, तो ये तो मैं मानता हूं कि कोई भी देश किसी और ग्रुप को या एंटिटी को 100% कंट्रोल नहीं करता, ये साफ है। और खास तौर से अफगानों में एक स्वतंत्रता की भावना होती है, लेकिन इसके साथ साथ बासित साहब ये कबूल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कबूल करेंगे, कि इस वक्त पाकिस्तान की राय तालिबान नजरअंदाज नहीं करता। जो जनरल साहब ने फरमाया वो दुरुस्त फरमाया। 20 साल के पहले से तालिबान को पाकिस्तान ने नर्चर किया। अगर तालिबान को वो बेस, वो हिंटरलैंड नहीं मिलता पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान ने दिया, तब तालिबान आज जो उसने सफलता पाई है वो नहीं हो सकती जी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अब जिम्मेदारी जो है वो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूर्ण रूप से, यहां तक कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक जैसे चीन है, जैसे तुर्की, वो भी आज पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि तालिबान की एक ऐसी हुकूमत बनवाए। 2 नुक्तों पर देख रहा है, एक कि ऐसी हुकूमत बनवाए तालिबान की जिसमें अफगानिस्तान की अवाम के सब रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अफगानिस्तान खाली पश्तूनों का तो नहीं, अफगानिस्तान में ताजिक भी हैं, उज़्बेक, हजारा सब हैं, तो एक तो वो। लेकिन आज के दिन जो मैं अखबार में थोड़ी बहुत जो खबरें निकल रही हैं उससे ये लगता है कि तालिबान का जो रहबरी शूरा है उसमें मतभेद है, और जो हार्डलाइनर्स हैं जैसे हक्कानी सिराजुद्दीन, वो कह रहे हैं कि और कोई नहीं होगा, हम खासतौर से शिया को उसमें खतई नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं ये देखता हूं कि अब ये भी जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है कि वो उनको
ये बताए कि 1990 के दशक में जिन असूलों पे उन्होंने राज्य किया जी, शरिया का जो वर्णन और जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने लागू किया 1990 के दशक में, वो आज के दिन दुनिया कतई उसको मंजूर नहीं करेगी। और एक आखिरी चीज में देखिए, आपने मान्यता की बात, तालिबान मान्यता जो है, और मुझे यकीन है कि बासित साहब मुझसे अग्री करेंगे कि डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक रिकग्निशन होता है कि भाई एक सरकार दूसरी सरकार को एक्सेप्ट करती है, कहती है यू आर, और वो प्रोसेस जो है वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का होता है। आज के दिन वहां हुकूमत ही नहीं है, तो जब हुकूमत नहीं है तो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का तो सवाल ही नहीं। अब अगर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन विदहोल्ड किया, जो तालिबान हुकूमत बनी, और उनसे कहा कि हम भी आपको नहीं मानेंगे अगर आप ये दो असूलों पे कायम नहीं रहेंगे कि 1990 की दशक में वापसी नहीं और इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तब तो मुझे लगता है कि तालिबान पर कुछ असर। लेकिन मुझे लगता नहीं आपने जो अभी ख्वाहिश जाहिर की है कि पाकिस्तान इस हद तक मजबूर करे तालिबान को, वो पाकिस्तान करेगा। बासित साहब बोलेंगे इस पर। मैं एक बार सुधांशु जी का भी रिएक्शन ले लूं, आप तीनों का जवाब इकट्ठा दीजिएगा बासित साहब। अभी जो हमने तस्वीरें दिखाई सुधांशु त्रिवेदी जी कि वहां पर सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी घूम रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, अलकायदा का एक बड़ा प्रोमिनेंट आदमी वो खुलेआम वहां घूम रहा है। जो हमले हुए एयरपोर्ट के ऊपर, रॉकेट दागे गए, जो फिदायीन हमले हुए, वो वहां पर हमारे सामने है। तो अब जो हमारी अध्यक्षता में सिक्योरिटी काउंसिल में जो बात कही गई कि टेरर एक्टिविटीज का गढ़ अफगानिस्तान न बने, पिछले जो चंद दिनों में हुआ है, क्या वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ, बिल्कुल विपरीत नहीं दिखाता? देखिए, अभी अब्दुल बासित साहब ने एक बात कही कि इंडिया को ऑब्सेशन में नहीं रहना चाहिए, यानी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात तो यह है कि पाकिस्तान 3-4 ऑब्सेशंस में जी रहा है। पहला ऑब्सेशन ये कि वो भारत से लड़कर कुछ हासिल कर लेगा और भारत से उसकी बराबरी है। ये गुजर गया जमाना। सन 2000 में बिल क्लिंटन आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे, 5 दिन भारत रहे और 5 घंटे सिर्फ पाकिस्तान में रुके थे, जैसे रिफ्यूलिंग के लिए कोई रुकता है। उसके बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आने के साथ, पहले होता था परमानेंटली पाकिस्तान जरूर जाता था, अब वो खत्म हो गया। आज हमारा कंपैरिजन चाइना के साथ होता है और पाकिस्तान इस ऑब्सेशन में है कि जैसे ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में इंडिया और पाकिस्तान का हुआ करता था। ऑब्सेशन नंबर 2 क्या है? 71 की वॉर के बाद उन्होंने सोचा कि हम टेररिज्म को एक स्पॉन्सर्ड पॉलिसी के रूप में प्रयोग करेंगे और वो कट विद 1000 ब्लीड विद 1000 कट वाली बात। हुआ क्या कि आप यहां 1000 कट लगा पाए या नहीं पाए, आपके यहां कितने सैकड़ों हजारों कट लग गए, वो देखना चाहिए। ये दूसरा ऑब्सेशन। तीसरा ऑब्सेशन ये है कि आप फॉरेन के किसी सपोर्ट को लेकर आप इंडिया से लड़ाई लड़ लेंगे। जब 80 के दशक में अमेरिका की सपोर्ट मिल रही थी मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए, जिससे ये इस तरह की तालिबान और ये सब खड़े हुए, उसका आपने यूज इंडिया के अगेंस्ट में, क्या आप सोच रहे हैं चाइना के माध्यम से कर लेंगे? तो दूसरों को अपना कंधा देते देते आप कोई बहुत मजबूत बन जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। और चौथा सबसे बड़ा ऑब्सेशन कि ये जो खाम ख्याली है कि कोई भी कट्टरपंथी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा तो वो तो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा इंडिया के अगेंस्ट। जैसा इमरान खान ने बोल दिया कि भाई तालिबान हमारा भाई है। अरे भाई, आपने भाई बोला तो ये बताइए वहां इकलौता है क्या? अब ISIS खुरासान खड़ा हो गया जो तालिबान को दुश्मन मानता है। अब दोनों में से कौन भाई कौन दुश्मन? जैसा काजू साहब ने कहा कि तालिबान के अंदर कई पावर सेंटर्स उभर सकते हैं। अब इसमें से आप किसको भाई मानेंगे और किसको दुश्मन मानेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें तो आपके सामने यह समस्या आएगी कि भाईचारा निभाते निभाते कहीं ऐसा ना हो कि भाई अलग हो जाएं और चारा आप बन जाएं, जो कि आप पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आ चुकी है। तो हकीकत यह है कि इन 3-4 ऑब्सेशन से पाकिस्तान को बाहर निकलना होगा, तब वो ज्यादा बेहतर भूमिका अदा कर सकेंगे। अन्यथा आप साफ समझ लीजिए, दरवाजे पे आपकी आग लगेगी और आप सोचेंगे कि एक घर छोड़ के दूसरी तरफ हमारे यहां ज्यादा आग लगेगी और आपके यहां आंच भी नहीं आएगी। तो इस पे तो वही जो राहत इंदौरी की लाइन थी ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात पाकिस्तान को अपने जहन में भली भांति समझ लेनी चाहिए। चलिए जवाब दें बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें हो गई। एक्चुअली आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू अ स्लैंगिंग मैच हियर,
जनरल साहब ने दहशतगर्दी के वाक़यात दोहराए भारत में, तो शायद उनके इल्म यकीनी तौर पे है कि जिस कदर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों सफ़र किया है शायद ही किसी मुल्क ने किया हो। हम सब जानते हैं, अभी रिसेंटली दासू में जो वाक़यात हुए, जो कराची में हुए, गवादर में हुए, उन सब के पीछे जो हमारी इतलात हैं और हमने एविडेंस भी शेयर किया है यूएन के साथ कि उसमें रॉ का हाथ है। तो देखिए ये सारी जो मामलात हैं इन सब के बारे में हमें इल्म है कि दहशतगर्दी, और आप भी जानते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में कौन करवा रहा है। तो इसलिए हम बड़े मोहतात हैं और हम यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन है वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। फिर काजू साहब ने कहा कि भाई ये, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ बिकॉज ये सीनियर कलीग, कि भाई ये लोग ये सारे तालिबान पाकिस्तान में रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में तो 1979 के बाद तकरीबन 5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज भी रहे हैं। हामिद कारजाई से लेकर गुलबदीन हिकमतयार जैसे लोग भी पाकिस्तान में रहे हैं। तो क्या सब ये लोग पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं? थोड़ा सा रियलिस्टिकली चीजों को देखिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है तालिबान पे, यकीनन है, इसीलिए हम उनको मेज की जो नेगोशिएशंस की मेज है वहां तक लेकर आए। लेकिन ये कहना कि हमारे इशारों पे चलते हैं, दिस इज फार फेच्ड इन माय व्यू। तो इसके लिए थोड़ा बहुत मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपने बहुत लोगों को सुना, लेकिन फिर भी इसका जवाब दीजिए। सवाल आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, मैं अभी दूसरे मेहमान पे नहीं जा रहा, लेकिन जवाब ये कहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। चले कोई एक पल को इस पर शायद यकीन कर भी ले, लेकिन दुनिया जिसको आतंकवादी मानती है वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, इसको आप कैसे झुटला सकते हैं? देखिए मैंने नहीं कहा कि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारा इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि हम उनको डिक्टेट कर सकें। तालिबान का अपना एक नजरिया है, हमारा काम यह है हम उनको इनकरेज करें ताकि वो 90s वाला जो तालिबान हमने देखा वो हम ना देखें। तो वो पाकिस्तान नहीं चाहता, आप साफ कह रहे हैं? वो नहीं, हम तालिबानाइजेशन नहीं चाहते जो 90s की थी। हम यकीनन ये चाहते हैं कि जो प्रोग्रेस हुई है खवातीन के हवाले से, जो बातें हो रही हैं, जो उनके काम के, उनकी तालीम के हवाले से, हम चाहेंगे कि तालिबान एक जो इस्लाम का मॉडरेट प्रोग्रेसिव जो आउटलुक है उसके साथ एडहेयर हों, रादर देन के एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट लें इस्लाम का या उसकी इंटरप्रिटेशन। ये तो हमारे अपने हक में भी है और सारी दुनिया के हक में यही है। तो हम देखिए हमारा इस वक्त जो मामला है ना, हम तालिबान को, अगर आप तालिबान को टेररिस्ट ही कहते रहेंगे तो फिर आपने मुलाकात क्यों की दोहा में? मुलाकात तो कोई मकसद तो था ना जो आपने की। तो इसका आप थोड़ी बहुत दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, वो तालिबान को अब देख रहे हैं। ठीक है, तालिबान एक वाहिद फोर्स है अफगानिस्तान में जो सही मानों में वहां पीस ला सकता है। अगर आपने तालिबान को भी जड़ से उखाड़ने की कोशिश की इस वक्त तो फिर बहुत बड़ा खतरा है अफगानिस्तान में सिविल वॉर होने का। देखिए अब यही तो बात है ना कि ऐसी धमकी जो है आपके एनएसए साहब ने दी, मोहित यूसुफ साहब ने, कि अगर अमेरिका ने तालिबान को तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं किया तो 9/11 का सामना दोबारा करना पड़ेगा, इस किस्म की बातें हुई। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम हकीकत वो जानते हैं, हम अफगानिस्तान के नेबर हैं, हमारा 26 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है अफगानिस्तान का, हमने उनको यहाँ पनाह दी है, वो मुहाजिरीन यहाँ पे रहे हैं। तो हम तो अफगानिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए हम दुनिया को यही मशवरा दे रहे हैं कि तालिबान के साथ मिलकर काम करें। नहीं बासित साहब, ये तो बड़ी अजीब बात हुई, ये कहना कि आप इनको रिकॉग्नाइज करो, इनसे बात करो, नहीं तो बम फोड़ेंगे, नहीं तो ये दोबारा 9/11 करेंगे। और फिर आप कहते हैं कि इनको दहशतगर्द क्यों कहते हैं, टेररिस्ट क्यों कहते हैं? काजू साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो हुकूमत बनी ही नहीं तो हम रिकॉग्नाइज किस लिए कर सकते हैं? ठीक है, पाकिस्तान ने ये बिल्कुल ऐलान किया है कि हम अकेले रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि एक इलाकाई पोजीशन बने और तब हम मिलकर रिकॉग्नाइज करें तालिबान की। चलिए ठीक। एक मैं जी काटू साहब कह रहा था, आपने मोहित यूसुफ का नाम लिया, मोहित जी को तो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनका एक कमेंट आया था जिसमें शायद बासित साहब रोशनी डाल सके। उन्होंने ये फरमाया था ये शेमफुल है होगा अगर, और यही कॉन्टैक्ट हो तालिबान से। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपके काटजू साहब, आपकी आवाज बीच में कट गई, ये पुअर कनेक्शन की वजह से। नहीं, आप अपनी बात दोहरा दीजिए सौरभ, अपनी बात दोहरा दीजिए। हाँ अच्छा, उन्होंने ये कहा था मोहित यूसुफ ने कि ये बड़ा शेमफुल होगा, यानी शर्मनाक होगा अगर भारत तालिबान के कुछ संपर्क हो। ये मोहित यूसुफ ने एक इंटरव्यू में कहा था।
आज के दिन आप देखिए कि मैं मुईद यूसुफ क्या टिप्पणी देंगे जब हम देख रहे हैं कि डिप्टी पॉलिटिकल हेड जो उनके हैं अब्बास तो आने गए और वहां बातचीत की। जी ठीक। तो क्या ये मुझसे सहमत होंगे बासित साहब कि मुईद यूसुफ को भी समझना चाहिए, और आप तो उनके सीनियर हैं, उनको समझाइए कि ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक। हालांकि उनको वो बयान आपने जो मैंने कोट किया उनको बाद में वापस भी लेना पड़ा, कहना पड़ा कि मुझे मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया। मैं भैया साहब भाई साहब उनको कुछ समझाओ। ठीक है काटजू साहब। जी बासित साहब, फिर जनरल साहब के पास में जा रहा हूं। बासित साहब, मैं बिल्कुल काजू साहब से इत्तेफाक करता हूं, इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। सफारतकारी में देखिए ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, और आई फुली एग्री विद हिम ऑन दिस पॉइंट। जी ठीक है, लेकिन आपने जो दहशतगर्दी पर बातें कही थी, मुझे लगता है जनरल साहब उसका जवाब दें आपको। जी हाँ, क्या स्पेसिफिकली आप कमेंट करना चाहेंगे? मेरे से किस चीज पर टिप्पणी चाहेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि हम 20 साल से उनको देख रहे हैं, और अगर ये भी कहा जाए कि उनसे एंगेज करो नहीं तो फिर ये खतरा बन जाएंगे, तो ये धमकी है या हकीकत है? देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान और तालिबान का जो भारत के जो ताल्लुकात है वो तकरीबन 1981 से शुरू हुए थे। और मैं याद दिला दूं अब्दुल बासित साहब को कि जो ग्रैंड स्ट्रेटजी पाकिस्तान की उस वक्त थी, मैं नहीं कहता हूं इस वक्त है, उस वक्त जो ग्रैंड स्ट्रेटजी थी तालिबान को साथ मिलकर और एक बहुत ही कट्टरपंथी आइडियोलॉजी को अपनाकर अफगानिस्तान में 1991 तो बहुत देर है, 81 से शुरू हुआ था, जबकि आपके कैंप्स लगे थे। 3 मिलियन अफगान जब आए थे उन कैंप्स में, यूएनएचसीआर ने कैंप लगाए थे काफी हद तक, और सऊदी अरेबिया का पैसा आया था, और उसके अंदर जो मदरसे बने थे उन्हीं से तालिबान पैदा हुआ था। और कहां से आया था तालिबान? वो आप ही के निगरानी के नीचे, आप ही के स्पॉन्सरशिप के नीचे आया था। तभी मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1981 की बात कर रहा हूं। शुरुआत तो वहां से हुई थी। इससे मैं 4 साल और पहले जा सकता हूं अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की ग्रैंड स्ट्रेटजी तो 1977 से शुरू हुई थी, जबकि जनरल जियाउल हक आए थे पावर में, और उन्होंने देखा था कि किस रवैये के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ भारत को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो 40 साल गुजर गए हैं। इन 40 साल में आपने कभी तालिबान का हाथ नहीं छोड़ा, तालिबान को किसी तरह से आप समझिए कि काउंसिल नहीं किया कि टू बी बेटर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर रहने के सिद्धांत जो बेसिक होते हैं उनको कैसे फॉलो किया जाए। और अब आखिर में जाकर अब क्योंकि तालिबान छा गया अफगानिस्तान में, और आपकी जो है आपका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बन गया दोबारा, अब क्या आगे रवैया होगा मैं नहीं समझ सकता कि क्या पाकिस्तान तालिबान की जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी थी वो फिर से अपनाई जाएगी, कि पाकिस्तान ने वो जो स्ट्रेटजी थी वो छोड़ दी। इसके ऊपर कुछ आप बताइए अब्दुल बासित साहब। मैं जवाब लेता हूं उनका। एक बार सुधांशु जी के पास चला जाऊं, फिर बासित साहब के पास कमेंट लेने के लिए आऊंगा। सुधांशु जी, जो बात अभी हुई है, जो कि पाकिस्तान के एनएसए ने कही, लगभग वही बात दोहराई बासित साहब ने कि दुनिया ने अगर इस बार फिर तालिबान को अकेला छोड़ दिया या तालिबान के साथ मिलजुल नहीं बढ़ाया तो फिर ये हमले करेंगे, फिर खतरा होगा दुनिया के लिए। देखिए, अभी फिर बासित साहब ने जो बात कही वो अपेरेंटली बहुत अच्छी लगती है कि उस ढंग का कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए जैसा कि 90s में था, और इस ढंग की कट्टरपंथी तंजीमों को आगे नहीं होना चाहिए। मगर आप एक हकीकत देखिए, अभी हसनैन साहब ने जो बात बोली, उन्होंने इस बात का याद दिलाया, तो याद करिए 1977-78 में जब जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में कट्टरपंथी यानी हार्ड लाइनर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की शुरुआत की, उस समय तक तो इस इलाके में कोई भी दूसरा देश हार्ड लाइनर नहीं था, ना अफगानिस्तान में था, इवन ईरान में भी जो रिवॉल्यूशन आई आयतुल्लाह खमैनी वाली 80 में आई, तो सबसे पहले तो शुरुआत आप ही ने की। और आपको लगा कि वो कट्टरपंथी और एग्रेसिव इस्लामिक आइडियोलॉजी लेकर आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और उसके बाद
आप इस सीमा तक चले गए जिसको सनकपन या फेनेटिक कहते हैं कि आपके वजीर आजम ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह बोला था कि हम 1000 साल तक चाहे घास की रोटी खाएंगे पर हिंदुस्तान से लड़ेंगे और कश्मीर को पाएंगे। साहब कश्मीर तो छोड़ दीजिए, आज हकीकत यह है कि अगर बीजिंग और वॉशिंगटन का सपोर्ट ना हो तो ईमानदारी की बात है कि घास की रोटी खाने की स्थिति आ गई। तो जरा यह विचार करना चाहिए कि जिन्न तो बोतल से आपने निकाला था उस जमाने में, अब आप उस जिन्न से इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये करेंगे। ये दर्शाता है कि और कोई डरे या ना डरे मगर पाकिस्तान तो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि जिन्न को बोतल से निकाल तो दिया है, अब इसको वापस कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मतलब इसको अन्यथा न लें। अटल जी की कविता की एक लाइन थी कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। तो आज ये सही है बासित साहब की बात कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है, पर यह भी सच है जो हसनैन साहब ने कहा कि 78 में बीज आप ही ने बोया था और आज आप उसी को काट रहे हैं। ठीक, यानी इस्लामी कट्टरपंथ आतंकवाद का बीज पाकिस्तान ने बोया और आज आप उस बीज का जो पेड़ देख रहे हैं तालिबान के रूप में, वो आपको लगता, आप ये चाहते हैं कि अब उसकी शाखें जो हैं वो इतनी ना फैलें या वो पेड़ जो है वो किसी के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। बासित साहब देखिए, 2-3 बातें चित्रबद्दी साहब ने भी कही। पहली बात तो जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, हमें इस बात का यकीन है कि कश्मीरी जो अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं और जारी रखेंगे जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती। और ये वक्त बताएगा कि क्या होता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान में मैंने जो बात की थी ना, वो ये कहा था कि अफगानिस्तान में कुछ स्पॉयलर्स हैं, इंटरनल भी हैं स्पॉयलर्स और एक्सटर्नल भी हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो, ये रीजन पाकिस्तान स्टेबलाइज हो, क्योंकि कुछ ममालिक BRI CPAC के बहुत खिलाफ हैं और CPAC अफगानिस्तान एक बड़ा मेजर किरदार अदा कर सकता है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान ब्रिज को। तो बहुत सी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो इस वक्त हमारे खित्ते में खेली जा रही है। भारत इस वक्त देखिए क्वाड का हिस्सा है, भारत क्वाड का हिस्सा है, लेकिन साथ साथ रशिया और चाइना के मामलात जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां थोड़ी बहुत टेंशन भी हो रही है। अब भारत को भी कुछ बुनियादी फैसले करने पड़ेंगे कि आया उसने जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, क्योंकि देखिए यूएस ने तो बार बार कहा है कि चीन हमारा सबसे बड़ा राइवल है, इस वक्त जो सबसे बड़ा हरीफ है वो चीन है। अब भारत ने भी फैसला करना है कि उसे खित्ते में अमन चाहिए या वो इस खित्ते को मुसलसल तबाही की तरफ लेकर जाना चाहता है। ये जो आपने भारत के लिए कहा, भारत यही पाकिस्तान के लिए कहता है कि ये पाकिस्तान को तय करना है कि सब कॉन्टिनेंट में हमारे आसपास के मुल्कों में स्टेबिलिटी रहे, शांति रहे, दहशतगर्दी न हो। बार बार आतंक की बातें जो है पाकिस्तान से क्यों जुड़ती हैं, इसका जवाब पाकिस्तान दे और इंट्रोस्पेक्शन करे, ये भारत कहता है। आपने अपनी बात कही, आपका स्वागत। बाकी सारे मेहमानों ने अपने पॉइंट्स रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 10 सेकंड बस। 10 सेकंड में उन्होंने क्वाड की बात कही, भारत को तय करना होगा, तो मैं एक लाइटर नोट पे बात कर देता हूं। अरे पाकिस्तान को भी पॉलिसी तय करनी होगी। आइजनहावर प्लान के तहत कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करने वाला पहला देश पाकिस्तान था, तो उसने अमेरिका साथ लिया और अब तोप लगाकर जिसने मस्जिदें उड़ाई उस चाइना के भी साथ हैं। तो ये आपको तय करना पड़ेगा आपकी पॉलिसी और थॉट खड़ा कहां के ऊपर है। ठीक, मैं बस समय इतना ही था, लेकिन बड़ी मुझे लगता है सार्थक बातचीत हुई। सुधांशु जी, काटजू साहब, हसनैन साहब, अब्दुल बासित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। और आइए अब चलते हैं ज्योति मिश्रा के पास, देखते हैं तालिबान से जुड़ी 50 बड़ी खबरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।